नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम जी, जो अध्यक्ष हैं इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडिटी फोरम के। बात करेंगे आज हम इनसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अमेरिका ये समझ रहा था कि हम बहुत आसानी से ईरान पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि इस समय ईरान की जनहानि में बहुत बड़ी संख्या है, ईरान में जनहानि ज्यादा हुई है। इजराइल में मीडिया की एंट्री बैन है, तो वहां से कोई बड़ी खबरें नहीं निकल पा रही हैं। क्या हो रहा है वहां, ये भी जानकारी कम मिल पा रही है। लेकिन त्राही त्राही ईरान में, इजराइल में भी मचा हुआ है। अमेरिका के निवासी ट्रंप से सवाल कर रहे हैं, जब आपके पास कोई पुख्ता प्लान नहीं था तो आप इकाई क्यों कूद गए। अमेरिका का मानना था कि अली खामेनेई को हम अगर जमींदोज कर देंगे तो उसके बाद ईरान पर कब्जा कर लेंगे और ईरान के अंदर जो एक प्रिंस वाला जो परिवार है, उनके समर्थक हैं, वो उग्र हो जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। और कुछ कुर्द थे जिन्हें सेना हमेशा कंट्रोल में रखती थी, वो कुर्द सड़क पर आ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन का खेल हो जाएगा। इतना सा खेल ट्रंप खेलना चाहते थे। इजराइल ने इस पर हामी भर दी और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत कहाँ है, इस पूरे घटनाक्रम पर आज अमेरिका का एक जहाज ईरान में गिरा दिया है। हालांकि अब उसके 4 सैनिक के मरने की खबर आ गई है, जो उसमें सवार थे, उन चारों की मौत की खबर आ गई है सामने। ये सब चीजें चल रही हैं, लगातार घटनाक्रम हो रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल की ढेर सारी बातें आ रही हैं। होर्मुज़ किसके लिए खोलेगा अमेरिका, किसके लिए रोकेगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। होर्मुज़ को लेकर पूरे विश्व में खबरें हैं कि तेल का पूरा आदान प्रदान होर्मुज़ से ही होता है, और अगर होर्मुज़ नहीं खुला, प्रत्येक देश का जहाज नहीं निकला, तो सब जगह तेल, गैस, ईंधन की किल्लत उत्पन्न हो जाएगी। इस पूरे मामले पर बड़ा भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इस सामने के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से आधी रात पर बात की। 13वें दिन ईरान के नए सुप्रीमो जमकर चेतावनी दे रहे हैं कि हम मौत का बदला मौत से लेंगे। डॉक्टर साहब, मौजूदा परिस्थितियों का ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध को पहले ही आप कैसे देख रहे हैं? कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन पिछड़ रहा है और क्यों? बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस विषय के ऊपर मुझे बुलाया बात करने के लिए। असल में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज रमजान महीना, जिसे पवित्र महीने के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका आखिरी जुम्मा है। और इस दिन विशेष पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पे निकलते हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो गया है ईरान का, तो उस समय आप ये समझिए कि लाखों लाख लोग जो है ईरान की सड़कों पर, तेहरान सहित सब जगह पर हैं, जिसमें केवल जनता नहीं है, उसके बाकायदा ऑफिशियल्स भी जो है उसमें हैं। और ये कब से हो रहा है? 1979 से, जब वहां पर क्रांति हुई थी, उसके बाद से हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर ये होता है। मेरा कहना यह है, इस दिन का महत्व यह है कि क्योंकि इसे कहते हैं अलविदा रमजान के तौर पर ये माना जाता है, तो इस दिन ये होता है कि पूरे मतलब समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो है दुआ की जाती है, गुनाहों के लिए माफी भी मांगी जाती है, और जिसके पास जो कुछ होता है वो ज़कात के तौर पर देने का काम भी करता है। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मतलब अमेरिका के द्वारा, आपने जो अपनी बात रखी उसमें असल में
मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब इजराइल का मामला है ना। अमेरिका जो है वो इजराइल की कठपुतली बना हुआ है। ये जो एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल का जो फंदा है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ लोगों के गले में फंसा हुआ है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम लोगों के गले का फंदा भी बना हुआ है। तो ये इजराइल की का ब्लैकमेलिंग है, ये इजराइल का प्रेशर है, जिसे जाओनिज्म कहते हैं, उसका ये प्रभाव है जो मुसलमानों के खिलाफ में लगातार कार्रवाइयां आज नहीं लगातार करते चले आ रहे हैं। और इसी में से एक कार्रवाई के तहत उन्होंने, आपको मालूम है, लाखों लोगों की जो है वो फिलिस्तीन के अंदर हत्या कर दी, जिसके अंदर जो है 70-80% बच्चे थे, महिलाएं थी। 70,000 बच्चों का और महिलाओं की तो पूरी सूची जारी हो गई है। मतलब आप सोचिए कि 90-95% स्कूल खत्म हो गए, अस्पताल खत्म हो गए, पीने के पानी का, रोड का, सब कुछ खत्म करने का काम किया। और वो किस लिए किया कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि वो जो भी दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं, जहां कहीं भी प्राकृतिक संपदा है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और जो खुद है राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो तो बेसिकली बिल्डर हैं और उनकी इच्छा ये है कि हम इसको रिसोर्ट बना दें। और ये कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे खूबसूरत रिसोर्ट के तौर पर डेवलप करेंगे। सोचिए, एक देश जिसमें 24 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें से लगभग 4 लाख लोग या तो मारे गए हैं या फिर वहां से मतलब हटने के लिए, भागने के लिए, जो है आसपास शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। तो 20 लाख की आबादी को हटा करके ये अपना इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी तमाम सारे जो देश हैं यूरोप के, वो उससे अलग हो गए और अभी इंडोनेशिया भी इससे अलग हो गया। एक के बाद एक अलग होते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए, मतलब जो ये समझ रहे थे, आपने जो बात कही थी कि ये समझ रहे थे कि हम तो ईरान जो है बकरी का बच्चा है ना, पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो अमेरिका का, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस समय मतलब मुखिया है, वो तो दिवालिया है ही, दिमागी तौर पर दिवालियापन है ही। उसको इतिहास ही नहीं मालूम है ईरान का, है ना, कि ये जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो है इस देश के अंदर पनपी है। तो ऐसे तो पनपती नहीं है। आपको मालूम है कि हमलावर तो बराबर घात लगाए रहते हैं, हमला करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जिंदा रहा है तो जिसे कहते हैं एक ज़ील रहती है कि हम आजाद रहेंगे, हमारी आजादी को कोई छीन नहीं सकता। तो उसके तहत जो है कोशिश जो कुछ है वो इजराइल की कोशिश। और इजराइल की कोशिश क्यों है? क्योंकि जो बात, जैसे मैंने कहा कि अल खुब्स डे आज है, तो वो क्या है? वो ये है कि जेरूसलम हमारा है। मतलब उन्हें लगता ये है इजराइल को कि हमारा देश का अस्तित्व ही मिटा देगा ईरान, और इसलिए उसकी कोशिश ये रहती है कि हम कैसे भी इसको कंटेन करने का काम करें। अब स्थिति ये है कि मतलब जो लोग समझना चाहते हैं, आपके दर्शक जो है जो बौद्धिक दर्शक हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमला कब किया गया। हमला उस समय किया गया जब बाकायदा बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बारे में यूएस के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ये कहा था कि आज तक इससे बेहतर प्रस्ताव कोई ऐसा नहीं था जो कि अमेरिका का प्रस्ताव हो और ईरान ने स्वीकार किया हो। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है शांति के कार्यक्रमों के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, एनरिचमेंट के लिए हम स्वतंत्र रहेंगे। इस बात के बीच में उन्होंने हमला कर दिया। और आपको मालूम है हमला करके सबसे पहला काम क्या किया कि आयतुल्लाह खमैनी, जिनके नेतृत्व में क्रांति वहां पर हुई थी, उनकी हत्या कर दी। और अब क्या कह रहा है मतलब अमेरिका ये कह रहा है जी हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनका जो है सब कुछ खत्म कर दिया, हम तो जीत चुके हैं। अरे भाई, जीत चल रहे हैं तो जा करके अपना झंडा फहरा दो वहां पर, अपनी फौजें वहां पर उतार दो, है ना। लोगों को ये इतिहास याद रखना चाहिए। अमेरिका जो है वियतनाम के अंदर 20 साल तक हमले किए, और हमले कैसे किए थे? वहां पर जो हेलीकॉप्टर्स आते थे वो एक एक आदमी को धोड़ करके मशीन गनों से गोलियां चलाते थे।
वहां पर केमिकल्स डाला करते थे कि एक एक आदमी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में वियतनाम छोड़ना पड़ गया। क्या किया था आपको मालूम है? लीबिया को इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने इराक को बर्बाद किया, इन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया। तो ये और झूठ के आधार पर सब कुछ करते हैं। आपको याद है ना कि कहा था इन्होंने कि केमिकल वेपन्स हैं, और एक केमिकल वेपन जो है वो इराक से नहीं निकला। तो लोगों को मालूम है, लोग आज जो है गद्दाफी को याद कर रहे हैं। और गद्दाफी कौन था? गद्दाफी गया यूनाइटेड नेशंस में और उसने कहा कि ये आतंकियों की ये जमात यहाँ पर बैठी हुई है। कहाँ गया था? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर भाषण दे रहा था। 96 मतलब मिनट का उसने भाषण दिया और एक कहा कि आतंकी परिषद यहाँ पर बैठी है। ये लोग क्या करते हैं? पहले बीमारी फैलाते हैं, फिर उसके बाद में वैक्सीन देने का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम करते हैं। तो आपको मालूम है कि इन्होंने गद्दाफी का क्या किया? आपको मालूम है वेनेजुएला के अंदर इन्होंने क्या काम किया? ऐसा तो दुनिया में कभी नहीं हुआ कि आप एक राष्ट्रपति और उसकी पत्नी का अपहरण करके ले जाएं और उस देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लें। और भारत से आप क्या कहें कि आप रूस से और ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। आप समझिए आप इस बात का, है ना। अब मैं भारत के ऊपर आता हूं। आपने जो सवाल किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी के माय डियर फ्रेंड है ना, ट्रंप साहब, और दोनों एक ही चक्कर में फंसे हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर, है ना। तो फ्रेंडशिप एकदम पक्की वाली है, मतलब अपने जो खास फ्रेंड होते हैं उन्हीं के साथ आदमी खास बातें करता है ना। तो खैर उसको छोड़ देते हैं। अभी तो ये मामला है कि भारत ने ना तो अयतुल्लाह खमैनी साहब की हत्या को लेकर के जाकर के संवेदना व्यक्त किसने की? एक अफसर को भेज दिया। अरे भाई, ईरान एम्बेसी के अंदर जो है जाना चाहिए था खुद मोदी को, और खुद जो है उनके बेटे से, उनके परिवार के लोग, हम लोग क्या करते हैं, जो भी पब्लिक लाइफ के लोग हैं, वो कभी हम लोग तो आज ही आया, मतलब मैं कभी भी रहता हूं अपने मुल्तावी क्षेत्र के अंदर, तो फिर अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो आदमी जो है संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पर जाता ही है। लेकिन जो आपका सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड था, सबसे खास आपका मित्र था ईरान, जिसने आपको हर एक तरीके से मौके के ऊपर जो है आपका साथ देने का काम किया, उसके सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, आपके मुंह से जबान नहीं निकली। 180 बच्चियां, 7 साल से 12 साल वाले बच्चियां मारी गई, जो है आपके मुंह से जबान नहीं निकली, एक संवेदना का आपसे ये कुछ नहीं निकला। आपने छुप करके डील कर ली, है ना। आप जैसे कहते हैं इंडिया अमेरिका डील आपने कर ली, और उस अमेरिका डील के अंदर क्या था? भारत के किसानों की बर्बादी, जिसे कहते हैं डेथ वारंट, जो है आपने साइन कर दिया। ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कंप्रोमाइज्ड हो, क्योंकि आप अंडर प्रेशर में हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि भारत की संसद भी जो है वो कोई आज तक प्रस्ताव नहीं कर पाई। अरे भाई, ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, एक लाइन का प्रस्ताव कर देते, युद्ध नहीं शांति चाहिए। हमारे देश ये कह रहा है 146 करोड़ का कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ये 4 शब्दों का हमारा प्रस्ताव है और इसके ऊपर हमारा पूरी संसद एक है। तो इसका तो अपोजिशन विरोध करने का काम नहीं करता। अपोजिशन कह रहा है कि इसके ऊपर डिबेट करा लो, इसके ऊपर बहस कराने का काम करो, लेकिन वो बहस कराने को तैयारी नहीं है। तो स्थिति पूरी इस तरीके से बनी है। देखिए, पूरे देश के अंदर लाइनें लगी हैं इस समय। आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर जो है गैस की लाइनें लगी हुई हैं, गैस की टंकी के लिए। तो इन्होंने एक नया कल्चर डेवलप किया। जो इनका एक कल्चर है ना, ये संघ का कल्चर है। मतलब एक जो है इनका सरसंचालक बोलेगा, बाकी सब लोग लाइन लेकर के खड़े रहेंगे। तो लाइन लगाने का कल्चर शुरू कर दिया। नोटबंदी की, तब लोगों की लाइन लगवा दी, है ना। जब इन्होंने वहां पर, आपको मालूम है कि लॉकडाउन किया, तब लोगों की लाइन ही नहीं लगी। मजदूरों को दौड़ करके मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वापस जाना पड़ा। आधार की लाइन लगवा दी। फिर इन्होंने जो है ये किया, अभी SIR किया, उसकी लाइन लगा दी। किसानों को तो मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में 3-3 दिन तक तो मंडी की लाइन में लगे रहना पड़ता है, ट्रैक्टर के ऊपर ही जाके सोते हैं, क्योंकि माली तुलाई का इंतजाम नहीं होता। ये जो 80 करोड़ लोग हैं, ये अपना क्या कहते हैं, राशन की दुकानों के बाहर ही इनको, क्योंकि 1-2 दिन सेल्समैन आता है, लाइन लगा के वहां पे खड़े रहते हैं। तो मतलब पूरे देश को लाइन पे लगा दिया। तो ये सैडिस्ट लोग हैं। मतलब इन्हें क्या लगता है कि आदमी को जितना ज्यादा तकलीफ दो, उतनी ज्यादा इनको खुशी मिलती है। ये मानसिक तौर पर ये बीमार लोग हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो गंभीर स्थिति इस समय
दुनिया की है, और उस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार कर ले, वो मान ले कि हमने गलती की, है ना। और अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो प्रस्ताव कर रहा है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। ईरान का कहना है कि भाई आप हमको कहना पड़ेगा कि हमारे किसी भी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर आप किसी भी स्तर के ऊपर आप दखलंदाजी करने का काम नहीं करोगे। ईरान ये कह रहा है कि आपको जो हमारा जो नुकसान हुआ है कंपनसेशन, उसका आपको देने का काम करना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है जो शुरुआत की थी वो अमेरिका ने की थी, और अब खत्म करने का मामला ईरान के पास में है। क्यों किया? ईरान ने क्या किया? गल्फ के अंदर जितने बेसेस थे उन सब के ऊपर हमला कर दिया। नाटो जो है, नाटो के 4 बेसिस के ऊपर हमला कर दिया। तो दुनिया में होता क्या है, एक बड़े आदमी की शरण में कमजोर आदमी क्यों जाता है? कि ये हमारे को प्रोटेक्शन देगा। तो अब अमेरिका को ये दिखा दिया ईरान ने कि तूने जितने हमारे गल्फ कंट्रीज के अंदर बेस लगाए थे, एक भी देश को तुम संरक्षण देने की, सुरक्षा देने की स्थिति तुम्हारी नहीं है। हम जिसको चाहेंगे, जहां चाहेंगे, अपनी मिसाइल से हम बर्बाद करने का काम कर देंगे। और इसीलिए इस तरीके की घबराहट है, और इसीलिए जब समझौते की बात बार बार चलाने की 13वें दिन जो है, मतलब वैसे तो हम लोग 13वीं कहते हैं ना, तो अब जो है तो 13वीं किसकी हो रही है भाई? 13वीं तो मतलब आपने आयतुल्लाह खुमैनी की आपने हत्या की थी ना, तो फिर आप 13वीं के ऊपर ही आप समझौते के ऊपर आ गए। और वो लोग तो सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं और खुद दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में मारो ना ईरान में जाकर के, वो जो लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों के ऊपर हैं। और ये भी बात याद रखना चाहिए, फिलिस्तीन एक ऐसा देश है, ईरान, जो कि फिलिस्तीन के साथ में खड़ा रहा, और इसलिए वहां के लोग मारे जा रहे हैं। और भगदड़ यूरोप के अंदर भी है। ये जो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बोलते हैं ना, मतलब जहां पे सब तेल के टैंकर लाइन लगा करके वहां पर खड़े हैं, और हरी झंडी किसकी चाहिए? ईरान की चाहिए। इन्होंने कभी झूठ बोला कि हमारी बातचीत हुई विदेश मंत्री से और उन्होंने टैंकर भेज दिया। वहां से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हमारी हमने कोई अनुमति नहीं दी है कि भारत के जो है यहाँ से टैंकर फ्रीली जा सकते हैं। केवल एक देश के जाएंगे, चीन के जाएंगे। तो आप देखिए भाई, चीन कितना मतलब उसने चतुराई से काम किया कि चीन ने पाइपलाइन भी बिछाई हुई है, तो ईरान से, रूस से, वहां से भी तेल जा रहा है, और जो है जहाज से भी तेल जा रहा है। तो जो है ईरान को ने जो है दोस्ती चीन से निभाई, क्योंकि चीन भी दोस्ती निभा रहा है, रूस भी चीन जो है ईरान के साथ में दोस्ती निभा रहा है। लेकिन हमने अपने 2 अच्छे दोस्तों को, टाइम टेस्टेड दोस्तों को, रूस और ईरान को हमने मझधार में छोड़ दिया। उसकी कीमत मोदी जी क्या चुकाएंगे वो अलग बात है, लेकिन देश चुका रहा है। ये जो गैस का हाहाकार है, वही हाहाकार पेट्रोल और डीजल का भी आने वाले समय में होने वाला है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि भाई किसी भी तरीके से ये युद्ध को समाप्त कराने का काम होना चाहिए। इसके लिए भारत की संसद को बाकायदा प्रस्ताव पारित करके पहल करना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन इनकी बोलती बंद है मोदी जी की, क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड है। जी सुनीलम जी, अभी भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले चल रहे हैं। इधर ईरान है, उधर अमेरिका और इजराइल है। इस पूरे हमले में बहुत जनहानि भी हो चुकी है, सामान का भी नुकसान हुआ है। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि एक जहाज इराक में मार गिराया गया है। इधर खामेनेई के बेटे लगातार बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है युद्ध रुकेगा? देखिए मुस्तफा, जो खमैनी है, जो उनके बेटे हैं, है ना, क्या अभी खबर फैला रहे हैं। द सन और तमाम सारे अखबारों के माध्यम से स्टोरी बताई जा रही है कि उनको हमले के अंदर वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, उनका पैर काटा जा चुका है, और वो बयान जारी कर रहे हैं, है ना, कि हम जो है, हमने हमला नहीं किया, हम तो अपने देश की रक्षा के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, और जब तक एक भी ईरानी रहेगा हम इसको लड़ाई को लड़ते रहने का काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और इजराइल के ऊपर ये प्रेशर बनेगा कि उनको समझौता करना पड़ेगा। जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर के एक किस्म का युद्ध विराम हुआ, हालांकि उस युद्ध विराम को बार बार इजराइल तोड़ने का काम करता है, अभी भी फिलिस्तीनी रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम तो एक घोषित हुआ है। मुझे लगता है कि उसी तरीके का ये युद्ध कोई दोनों देशों के बीच में नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर थोपा गया या दुनिया के ऊपर थोपा गया युद्ध है। अब इसकी कॉस्ट क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, है ना। मतलब इसकी कॉस्ट है $2 अरब प्रतिदिन की है अमेरिका के ऊपर कॉस्ट, है ना। अब मैंने $2 अरब, आजकल तो आपको मालूम है, सब बताता है, एआई बताता है। मैंने कहा भाई इसका रुपए के अंदर तब्दीली करो। अब उसमें 12 जीरो आ गए। अब 12 जीरो को पढ़ने का काम जो है वो मिश्रा जी तो कर सकते हैं, अब बड़ा कठिन काम है। मतलब आप सोचिए कि इतना ये महंगा वॉर है, तो इस महंगे वॉर का असर क्या पड़ रहा है देश के अंदर, है ना। राम रसोई भी बंद हो गई देश के अंदर, पूरे के पूरे हॉस्टल्स के अंदर, पूरे के पूरे बड़े जितने बड़े होटल्स और वो सब थे वहां पर जहां पर गैस से सब कुछ बनता था, अब वो बंद हो गया। तो हाहाकार की स्थिति यहाँ पर बन गई है, और ये स्थिति पूरी दुनिया के अंदर लगातार बन रही है। दुनिया में जो लोग असल में दुबई में रहते थे वो अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते थे, है ना। तो अब वहां पर भी सुरक्षा नहीं रही, है ना। सबसे तो संकट में अब वही है। हाँ, तो अब स्थिति ये है कि मतलब बिल्कुल साफ साफ है, अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाने का काम ईरान ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जब तक एक भी अमेरिकी सैनिक और एक भी अमेरिकी अड्डा गल्फ के अंदर रहेगा, मध्य पूर्व को पूरा तरीके से खाली करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ईरान की, या कहा जाए दुनिया में किसी की भी, अमेरिका के खिलाफ में वो सबसे बड़ी जीत होगी, और इसी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी तो ये है, आपको मालूम ही है कि आप मतलब मार तो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने ईरान का कोई भी लीडर नहीं छोड़ा, है ना। अब ये दुनिया के अंदर ये जो सभ्य देश हैं, ये जो अमीर देश हैं, जो अमेरिका और यूरोप के देश हैं, अगर जो लोग शांति की बात करते हैं, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही है कि किसी भी देश की पूरी लीडरशिप को आप मार दें। क्यों मार दें? क्योंकि वो आपको लीडरशिप पसंद नहीं है, और आप रिजीम चेंज कर दें, और रिजीम चेंज करके तो भाई चले जाओ ना, अमेरिका के सैनिकों तुम चले जाओ, है ना। जितने हजार हैं, कितने लाख हैं, सब जाकर के ईरान के अंदर चले जाओ और वहां पर अपना झंडा जो है पूरे ईरान के अंदर लहरा दो। संभव नहीं है, एक भी आपको सैनिक उतारना संभव नहीं है। तो आप कितने भी दावे करने का काम करो, तो वो हवाई फायर तो कर सकते हो, मतलब मिसाइलें तो आप कर सकते हो, है ना, उसके साथ तो आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन ईरान में पैर रखने का काम, रिजीम चेंज करने का काम तो आपका पूरा फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। कोशिश तो उसकी आज भी वो जारी है, लेकिन उसके अंदर अमेरिका को सफलता नहीं मिल रही है, इजराइल को सफलता नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि जब तक ईद आएगी तब तक जो है शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए, और वो जो रास्ता निकलेगा वो ईरान झुक के रास्ता नहीं निकालेगा, अमेरिका झुक करके वो रास्ता निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे फिलिस्तीन के साथ में जो समझौता हुआ, उसके अंदर मजबूरी किसने दिखाई? मजबूरी खुद दिखाई है इजराइल ने। क्यों? ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। आपको मालूम है ये पूरी दुनिया में चुनाव जो है ना वो बहुत बड़ा चक्कर है। दोनों जगह चुनाव होने, इजराइल में भी चुनाव होने हैं, और इजराइल के अंदर अगर बेंजामिन नेतन्याहू अगर चुनाव हार गए तो वो जेल में रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले हैं, और वो तो वॉर क्रिमिनल है। मतलब उनको तो जो है वॉर क्रिमिनल घोषित किया है, और किसने घोषित किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने घोषित किया है ना। तो उनको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो इस युद्ध को इतना लंबा खींच इसलिए रहे हैं ताकि चुनाव टलते रहें और हम बचे रहें। और ऐसा ही जो है वो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रंप को भी ये मालूम है कि यही मुद्दा था फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसके चलते बाइडेन चुनाव हार गया। और अब आपने कहा था कि हम शांति कायम करेंगे,
और जब अब अमेरिका को आपने युद्ध में झोंक दिया है तो मिड टर्म इलेक्शन आप हारने वाले हो, और हारने का मतलब होगा कि आपकी मेजॉरिटी कांग्रेस के अंदर खत्म हो जाएगी, और तब आप कोई भी प्रस्ताव आप पारित नहीं करा पाओगे। आपको मालूम है अमेरिका के कानून के मुताबिक वहां पर कांग्रेस जो है वहां से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है, लेकिन पारित आपने नहीं कराया। और आपको तो ये मालूम ही है कि जो लोगों को, मतलब यहाँ के, मैं कहना चाहता हूं न्यायपालिका के लोगों को बहुत ध्यान से अमेरिका को देखना चाहिए। अमेरिका ने के अंदर ट्रंप ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंटमेंट करवाया था, लेकिन तीनों के तीनों जस्टिस ने बाकायदा, मतलब 9 जस्टिस की बेंच ने कह दिया कि ये जो टैरिफ का काम ट्रंप कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, वो अवैध है। मतलब ये है कि नॉमिनेट आप कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन के बाद में आप जो है उनसे अपनी मर्जी के फैसले नहीं करा सकते, और इसलिए अमेरिका की डेमोक्रेसी को माना जाता है ना, इसीलिए ये कहा जाता है। मेरे को याद है मिश्रा जी, जब मैं एक बार, मुझे जो है निमंत्रण आया, अमेरिका से निमंत्रण आया कि डॉक्टर सुनीलम यहाँ पर हम लोग जो है वो यहाँ पे एमएलएस हैं जो अमेरिका के, हम भारत के जो एमएलएस हैं उनको भेज करके उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई आपके क्या प्रोसीजर है, हमारे क्या प्रोसीजर हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, हमारे क्या मुद्दे हैं। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैं जब गया कॉन्सुलेट के अंदर, वहां पे उससे वीजा ऑफिसर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए भाई मेरे को कैसे बुलाया, मैं तो एंटी अमेरिकन आदमी हूँ, मेरा तो रोजी बयान अमेरिका के खिलाफ में जाता है। तो उन्होंने कहा हमने केवल आपको इसलिए बुलाया कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के ज्यादा खिलाफ लोग हैं, मतलब आप जितनी खिलाफत करते हैं उससे ज्यादा खिलाफत करने वाले लोग अमेरिका में हैं, और ये बात फैक्ट है। मतलब जो बात हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते वो अमेरिका के अंदर लोग अपने प्रेसिडेंट के बारे में बोलने की हिम्मत दिखाने का काम करते हैं, खुल करके बोलते हैं, और उनके ऊपर ईडी के और आईबीए 4 एजेंसी के छापे उनके यहाँ नहीं पड़ते, उनके यहाँ पर किसी को जेल भेजने का काम नहीं किया जाता है ना। तो ये मसला है, पूरा तो चल रहा है। मुझे लगता है कि इस संघर्ष का जो आखिरी नतीजा होगा वो नतीजा तो युद्ध की समाप्ति के लिए ही होगा। और अनवरत कितना लड़ सकता है, 2 अरब डॉलर रोज खर्च करके अमेरिका कितने दिन तक टिक पाएगा, ये वाली बात सही है। और ये भी बात सही है कि देखिए ईरान जो है, ईरान के पास टिकने के लिए चीन और रूस है, और चीन और रूस जो है उसका साथ दे रहे थे, दे रहे हैं, और आगे भी देने का काम करेंगे, क्योंकि मामला अस्तित्व का है। चीन जो है उसके अपने अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अमेरिका उसके लिए भी थ्रेट है, रूस के लिए भी अमेरिका थ्रेट बना हुआ है। तो फिर तीनों जो है मिलकर के जैसा कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहता हूं आपसे, जो सबसे बड़ा नुकसान किया है ट्रंप ने जी जी बोलिए। मेरा ये सवाल है कि सुप्रीम लीडर चाहेंगे तभी रुकेगी जंग? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना। सुप्रीम लीडर के बिना कुछ भी नहीं होगा। और सुप्रीम लीडर का मतलब क्या, 3 लोग हैं ना, एक बेंजामिन नेतन्याहू है, और एक डोनाल्ड ट्रंप है, और एक जो मुस्तफा खुमैनी है ना। इन तीनों के बीच में नेगोशिएशन करने वाले तमाम सारे मुल्क हैं जो नेगोशिएट करने का काम कर रहे हैं, जिसमें रूस जो है उसकी बहुत अहम भूमिका है। तमाम सारे इस्लामिक देश हैं जिन्होंने अमेरिका को साफ साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हम आपको किसी भी स्तर के ऊपर मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ईद तक शायद कोई नतीजा निकल जाए। नहीं निकलेगा तो युद्ध आगे चलेगा। इसका खामियाजा केवल ईरान को नहीं, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।